Hello students, welcome to our bio class. So in our previous class we have discussed about the basic knowledge or we can say that introduction to nutrition. कल जो हमने क्लास की, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या बात की, हमने न्यूट्रिशन की बात की थी कि पहले हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस विच टुगेदर कीप्स अस लिविंग एंड डू द जॉब ऑफ मेंटेनेंस, कि वो प्रोसेसेस जो हमें लिविंग रखते हैं और मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. उनके अंदर हमने पढ़ा कि देयर आर बेसिकली 4 लाइफ प्रोसेसेस, 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. अब देखो न्यूट्रिशन में क्या था, हमने देखा कि वो प्रोसेस जिसमें हम फूड लेंगे और उसको यूज़ करेंगे, वो न्यूट्रिशन है. अब फूड हमने खुद प्रिपेयर किया है या दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया है, वो डिपेंड करता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होता है. अब देखो खाली फूड के लेने से काम तो नहीं चलेगा ना, उस फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी? जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन आएगी, ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आई, वो ऑक्सीजन जब उस डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट करेगी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, और वो एनर्जी हमें चाहिए, वो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो वो प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन का था जिसमें हम ब्रीथिंग करेंगे और फूड का ऑक्सीडेशन होगा. फिर हमने बात की कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ऑक्सीजन हमने ली नोज से, कहाँ तक पहुँच गई? लंग्स तक. फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अब उस डाइजेस्टेड फूड की और ऑक्सीजन की, दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट किसको है? हमारे हर एक सेल को है. तो देखो हर एक सेल को रिक्वायरमेंट है, तो मतलब कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जो उस ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करे और उस फूड को भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ उसको भी हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करे. तो मतलब क्या है कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारी बॉडी में हो जो इन सब चीज़ों को क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके. तो तीसरा जो बेसिक प्रोसेस है हमारा लाइफ प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 2 सिस्टम्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की. ठीक है. अब देखो क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है, चाहे किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो, तो कुछ बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है. तो क्या होता है? कुछ बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, और उस बाई प्रोडक्ट क्या है? वो टॉक्सिक हो सकता है, तो उसको बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत है. अब नहीं तो क्या होगा? सेल के अंदर वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, सेल अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत है, और जिसमें हमने लास्ट प्रोसेस, 4th प्रोसेस की बात की, एक्सक्रीशन की. ये वो प्रोसेस है जिससे हम बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं. ठीक है. फिर ये तो जनरली बताया कि 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं. इन्हीं प्रोसेसेस को हम डिटेल में 1 बाय 1 बात करेंगे. इनमें हमने सबसे पहले बात की न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन की क्या है, जिसमें फूड लिया, यूज़ किया, उस न्यूट्रिशन में भी टाइप्स पढ़ी कि 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है. एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक. अब देखो ऑटो यानी कि सेल्फ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें जो वो ऑर्गेनिजम्स या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, वो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए. अब सारे ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे नहीं हैं जो फूड प्रिपेयर कर पाए. मतलब क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होंगे जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं. कैसे होंगे? जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं. अब वो ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते बट दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स. देखो उसमें भी हमने टाइप्स पढ़ी थी कि एक होती है सैप्रोफिटिक, एक पैरासिटिक है, एक होलोजोइक है. होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे जब सॉलिड फूड लेते हैं और उस फूड का बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है. अब जैसे ह्यूमन बींग्स है, काऊ है, गोट है, फिलो है, ये सारे होलोजोइक हैं. फिर हमने बात की पैरासिटिक न्यूट्रिशन की. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि ऑर्गेनिजम्स
derive their food from body of other living organisms. तो ऑर्गेनिज्म फूड कहाँ से लेता है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से लेता है. जो फूड लेगा वो पैरासाइट है. जो दूसरे की बॉडी से फूड लेगा वो पैरासाइट है, और जो बॉडी है जिससे फूड लिया गया उसको हम कहेंगे होस्ट. जैसे कस्कूटा प्लांट पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम हो गया, लाइस हैं, टिक्स हैं, ये सब क्या है? पैरासाइट है. अब देखो इनको कोई डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ये डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, ये तो मतलब डाइजेस्ट किया हुआ ही ले लेते हैं. और तीसरी टाइप थी सैप्रोफिटिक, जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड मैटर पे फीड करते हैं. अब देखो डेड मैटर क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे बॉडी से बाहर. किस पे? वो जो मैटर है डेड मैटर उस पे. उस जूस के अंदर एंजाइम्स हैं, उस जूस के अंदर एंजाइम्स हैं. वो एंजाइम्स क्या करेंगे? उस जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे. क्या करेंगे? जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे. जैसे और फिर उसको उस सिंपल जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस हुए उनको बॉडी सरफेस के थ्रू क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे. अब इसमें अगर हम टाइप की देखें, जैसे फंगस है, यीस्ट, मशरूम, एगेरिकस, ये क्या है? ये सैप्रोफिटिक है. फंगस क्या है? सैप्रोफिटिक. और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो सैप्रोफिटिक है. क्लियर? तो ये हमने टाइप्स की बात की थी न्यूट्रिशन की. हमें बात करेंगे अब हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे. अब हम किसकी बात करेंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की. देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो ऑटो मैंने बताया तुम्हें सेल्फ, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. और इसमें हमने बात की ग्रीन प्लांट्स की. तो अब जब जिक्र आया यहाँ ग्रीन प्लांट्स का, तो सबको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स का फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटो यानी कि लाइट और सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन. फोटो यानी कि लाइट और सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन. तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फ्रॉम CO2 and H2O with the help of sunlight. अगर हम डिफाइन करें द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फ्रॉम inorganic substances process of making food from inorganic substances किसकी हेल्प चाहिए? क्लोरोफिल. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, देखो क्या क्या चीजें हमने बात की. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, बनाया किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से. फूड का फॉर्मेशन किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से. हेल्प किसकी? क्लोरोफिल की. और किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. तो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से, लाइट की प्रेजेंस में, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे. ठीक है, अब देखो इस फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे. सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं. देखो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है
वो क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। सनलाइट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और यहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल। देखो कई बार क्या होता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि राइट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन लिखो। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, 6 मोलिक्यूल CO2 के 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। देखो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। यानी कि यूज किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, बना क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सनलाइट, क्लोरोफिल। ये कई बार देखो बोर्ड में तो आता ही है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्या करते हैं, आपको रिएक्शन दे देंगे 4, उन रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स को चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे वाटर की है 12 की जगह 6 कर दिया, यहाँ सनलाइट नहीं लिखा, क्लोरोफिल नहीं लिखा, तो इस टाइप की 4 रिएक्शंस देंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करनी करेक्ट कौन सी है। तो हर एक पार्ट का ध्यान रखना है, अगर आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर दोगे तो भी आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन है। अब देखो इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल इवेंट्स की बात करते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस में कितनी इवेंट्स होती हैं। देखो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कई बार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो सबसे पहला अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। और कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप बनता है जो लाइट एनर्जी प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की, उस लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फोटोलिसिस, वाटर का क्या होगा, फोटोलिसिस होगा। तीसरा स्टेप आता है रिडक्शन, या हम कहें कन्वर्जन। रिडक्शन बेस्ट रहेगा ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। ओवरऑल 3 इवेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और साथ में वाटर का क्या होगा, फोटोलिसिस होगा। फोटो यानी कि लाइट और लाइसिस यानी कि स्प्लिटिंग, पढ़ेंगे हम इसके बारे में आगे। तो वाटर का फोटोलिसिस होगा और फाइनली क्या होगा, जो CO2 है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर। तो ये ओवरऑल 3 स्टेप्स की बात करेंगे। कितनी इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स हैं, 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में। अब देखते हैं
इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? देखो क्या होता है कि सबसे पहले ना रॉ मटेरियल पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए कि रॉ मटेरियल क्या क्या है। अब देखो CO2 है, वाटर है, बाहर से लेंगे सनलाइट लेंगे, और एक की हमने बात की किसकी? क्लोरोफिल, जो प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है। चारों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। देखो सबसे पहले अगर हम वाटर की बात करें तो देखो कई बार पूछा जाता है कि प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कहाँ से लेंगे। अब आता है H2O, वाटर। अब सबको पता है वाटर कहाँ से लेंगे? सोयल से लेंगे। कहाँ से लिया? सोयल से। किसकी हेल्प से? रूट्स, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स ही हैं जो सोयल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो वाटर कहाँ से लेंगे? फ्रॉम सोयल बाय रूट्स। ठीक है, क्या है सबसे पहले अगर वाटर की बात करें तो वाटर कहाँ से लेंगे? सोयल से लेंगे, और उस वाटर को लेगा कौन? रूट्स। अब ये नहीं बताना हमें कि वाटर रूट्स से लेंगे, फ्रॉम रूट्स नहीं, फ्रॉम सोयल बाय रूट्स। सेकंड की बात करते हैं CO2। ठीक है, अब देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में है। हमें पता है कि 0.03% CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यानी कि CO2 कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से। लेकिन एटमॉस्फेयर से लेंगे कैसे? कौन है जो प्लांट को CO2 लेने में हेल्प करेगा? दैट इज स्टोमेटा। कैसे लेंगे? स्टोमेटा के थ्रू लेंगे। बात करेंगे स्टोमेटा क्या है, कहाँ प्रेजेंट है। पहले एक बार ये देखते हैं। तीसरी बात करेंगे हम किसकी? सनलाइट की। तीसरी हम किसकी बात करेंगे? सनलाइट की। कहाँ से ली सनलाइट? अब सबको पता है सन की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है सन से ही आएगी। क्या है? सबको पता है कि सनलाइट जो है सन से लेंगे, और एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। इसकी भी बात करेंगे। क्लोरोफिल क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल तो चलिए, ये तो रॉ मटेरियल, क्लोरोफिल तो कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट के अंदर। तो देखो पूछा जाए वाटर कहाँ से लिया? सोइल से। किसकी हेल्प से? रूट्स। CO2 कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर से। कौन है जो CO2 को लेने में हेल्प करेगा, अब्जॉर्ब करने में? कहाँ से मूव करेगी? वो स्टोमेटा है। और सनलाइट कहाँ से लेंगे? सन से। और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी क्या है? क्लोरोफिल है। अब सबसे पहले हम इस क्लोरोफिल की ही बात करते हैं। सबसे पहले हम इस क्लोरोफिल की बात करते हैं कि क्लोरोफिल क्या है, कहाँ प्रेजेंट है। देखो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? कैसे हम बेसिकली बताते कि लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है। यानी कि क्या है कि लीव्स तो क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है। अब देखो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल किस में है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? लिव्स के अंदर सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स। देखो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन मीजोफिल
cells of leaves. क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? लीव्स के मीजोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। अब लीव्स का सेक्शन देखते हैं हम कि कैसे होता है। देखो, तो देखो जो मीजोफिल सेल्स हैं लीव्स के, वो दो टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो गई। देखो दो टाइप के सेल्स जो हैं लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। और देखो ये वैक्सीक्यूटिकल है, दिस वन इज एपिडर्मिस। अब ये जो सेल्स है ना, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा। अब देखो क्लोरोप्लास्ट की बात की कि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब वो मीजोफिल सेल्स दो टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो गई। ये है पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये क्या है? पैलिसेड पैरेन्काइमा, और इसको हम बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। कौन कौन से दो टाइप हैं? ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, और जो लूजली अरेंज्ड है ये स्पंजी पैरेन्काइमा है। अब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देखो क्लोरोप्लास्ट को जनरली ग्रीन कलर से दिखाई देंगे, लेकिन ग्रीन स्क्रीन पे ग्रीन दिखाई नहीं देगा, तो हम ब्लू कलर से क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये डायग्राम वैसे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हमें पोजीशन पता हो कि क्लोरोफिल कहाँ होता है। ये जरूर पूछेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट लीव्स के किन सेल्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कई बार कि इन विच सेल्स ऑफ द लीव्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। मीजोफिल दे दिया, एपिडर्मिस दे दिया, क्यूटिकल दे दिया, तो उनमें से हमें ये बताना है कि कौन से सेल्स के अंदर क्लोरोफिल है, तो वो मीजोफिल सेल्स हैं। वो मीजोफिल सेल ही यहाँ पैलिसेड और पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड है। क्लियर? तो ये तो है कि क्लोरोप्लास्ट किस में है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें, देखो ये तो हमने लीव्स का सेक्शन देखा। अब वैक्सीक्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और दोनों एपिडर्मिस के बीच में सेल्स हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा, और इन दोनों सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट है। और लोअर एपिडर्मिस जो है वहाँ कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं, उन पोर को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट किसी में ओवल शेप का है, किसी में डिस्कॉइड शेप का है, तो हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। चलो ये दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा कलर। ठीक है, ये जैसे डिस्कॉइड शेप का क्लोरोप्लास्ट है। अब देखो ये तो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। पढ़ा हुआ है, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं थैलेकोइड्स इस तरह से।
और हमें ये भी पता हो कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, यानी कि वो ऑर्गेनेली जिसके पास खुद का डीएनए है, वो ऑर्गेनेली जिसके पास खुद का डीएनए है। अब देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की, ये इस तरह से स्टैक्स हैं थैलेकॉइड के। इस एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं थैलेकॉइड, एक सिंगल यूनिट को थैलेकॉइड बोलते हैं। और जब इनका पूरा स्टैक होता है ना, इस पूरे स्टैक को हम कहते हैं ग्रेना। इस पूरे स्टैक को, इस पूरे को क्या कहेंगे? देखो, सिंगल यूनिट थैलेकॉइड और पूरा स्टैक क्या है? ग्रेना। स्टैक होता है, चट्टा सा लगा हुआ होता है। क्लियर? अब देखो, ये जो है स्ट्रोमा, जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो स्ट्रोमा है। देखो, वैसे तो स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट्स हैं, लिपिड्स हैं, कोई डीएनए हैं, प्रोटीन्स हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो मेन पार्ट की बात करेंगे जो हमें याद रखने हैं, एक ग्रेना और दूसरा क्या है? स्ट्रोमा। यहाँ किन दो पार्ट्स की बात करेंगे? ग्रेना की और स्ट्रोमा की। देखो, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, वो ग्रेना के अंदर है। जो क्लोरोफिल है वो ग्रेना के अंदर है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में दोनों पार्ट्स याद रखने, ग्रेना और स्ट्रोमा। आगे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो दो पार्ट्स में होता है, उन दोनों पार्ट्स में की एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क, वो दोनों अलग अलग जगह होती है। लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर। जब हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो मेन चीज़ क्या है? ग्रेना, और दूसरा पार्ट क्या है? स्ट्रोमा, जो ग्राउंड सब्सटेंस है। ये याद रखना है कि क्लोरोफिल किस में है? ग्रेना के अंदर है। क्लोरोफिल किस में है? ग्रेना के अंदर है। क्लियर? तो देखो, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, ये तो पढ़ लिया हमने कि सनलाइट एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल ने, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है और कैसा होता है। अब देखो, जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम है, 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट जिसमें होती है। और विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि विबग्योर, विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि विबग्योर। सबको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इस जो क्लोरोफिल है, सिर्फ इस नैनोमीटर की लाइट, जो इस रेंज की जो लाइट है, उसी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सिर्फ इसी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और तो इनमें से भी जिस कलर में ब्लू रीजन और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, देखो, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड रीजन। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में होगा? ब्लू और रेड में। मैक्सिमम किस में हुआ? ब्लू में और रेड में। और अगर पूछा जाए, इन दोनों में से भी पूछ लिया जाए कि ब्लू और रेड में से, दोनों में से, देखो वैसे तो जनरली दोनों में ज़्यादा होगा, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि इन दोनों में से भी किसके अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम इन रेड रीजन। मैक्सिमम इन दोनों में से भी मैक्सिमम किस में है? रेड रीजन में। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं ये कि ब्लू और रेड रीजन में से कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, तो मैं रेड दे देंगे, ब्लू दे देंगे, फिर बोथ का ऑप्शन देंगे या नन ऑफ दीज। तो हम बोथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा रेड रीजन के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? अब देखो, अगर पूछा जाए कि कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं, तो वो ग्रीन में,
नो फोटोसिंथेसिस। ग्रीन रीजन की बात करें तो नो फोटोसिंथेसिस, कि ग्रीन रीजन के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन कलर के क्या हैं, लीव्स। अब ग्रीन कलर के लीव्स ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो ग्रीन रीजन के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होता। क्लियर? तो अब लाइट का हो गया, क्लोरोफिल का हो गया, अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। देखो स्टोमेटा क्या है, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स। क्या है, लीव्स के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और पोर्स आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है, किडनी शेप के सेल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है इनकी थोड़ी थिक होती है। अब देखो स्टोमेटा, ये इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस हो गया। अब देखो ये क्या है, गार्ड सेल्स, ये एपिडर्मल सेल, और ये है पोर। ये क्या है, पोर। तो गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, और इन गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पोर बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, अब स्टोमेटा हर टाइम ओपन नहीं होते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। अब कब स्टोमेटा ओपन होते हैं और कब स्टोमेटा क्लोज होते हैं वो देखना है हमें। देखो ये जो स्टोमेटा बनाए ये कैसे हैं, ओपन है। और अगर हम क्लोज की बात करेंगे, अगर हम क्लोज्ड स्टोमेटा की बात करेंगे तो ये देखो ये स्टोमेटा क्या हो गए, ये स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड, क्लोज्ड, और ये ओपन। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कई बार डायग्राम ही आ जाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग शो करो, या फिर जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज्ड, स्टोमेटा खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग है जो स्टोमेटा की, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटल पोर को बंद करते हैं और खोलते हैं। कैसे करते हैं, देखो ये डायग्राम समझ आया, ये गार्ड सेल्स हैं। अब देखते हैं ये कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो ओपन कब होंगे, when water enters into guard cell, when water enters into guard cell, जब वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है दे स्वेल अप, फूल जाएंगे। एंड pores opened। कैसे होगा, देखो ये स्टोमेटा क्लोज है, जैसे गार्ड सेल के अंदर पानी भरता है वो फूल जाते हैं और फूल के वो एक दूसरे से सेंटर से दूर हट जाते हैं।
तो ये पोर्स की ओपनिंग होती है। व्हेन वाटर्स एंटर्स इनटू गार्ड सेल दे स्वेल अप एंड द पोर्स गेट ओपन, और पोर्स खुल जाएंगे। तो वाटर एंटर करेगा तो पोर्स खुलेंगे। अब क्लोजिंग में क्या है, देखो जब वाटर ऐसे फुले हुए हैं, अब इनमें से वाटर निकल जाएगा तो ये श्रिंक करेंगे, और जैसे ही श्रिंक करेंगे तो पोर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे ही वाटर निकलेगा, वाटर निकलते ही वो श्रिंक होंगे, और श्रिंक होके पोर्स क्या हो जाएंगे, पोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे। देखो ओपनिंग कैसे, ये क्या है ओपनिंग, कि जब वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा वो स्वेलअप होंगे, पोर्स खुलेंगे। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग की। क्लोजिंग में क्या है, व्हेन वाटर लीव्स द गार्ड सेल, दे श्रिंक, वो श्रिंक होंगे एंड पोर्स क्लोज्ड। और जैसे ही वाटर निकलेगा वो श्रिंक होंगे, और श्रिंक होके पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, पोर्स जो है बंद हो जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ओपनिंग और क्लोजिंग पे बनता है कि डिस्क्राइब द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, की स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिस्क्राइब करो। ओके, अब आते हैं हम इस फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स पे। देखो फोटोसिंथेसिस ना दो फेजेस में होता है, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है दो स्टेजेस में है, लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, डार्क यानी कि इन एब्सेंस ऑफ लाइट। देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इनमें, डार्क कैसे है, वो एब्सेंस में कैसे होती है। तो इन दोनों को वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इस लाइट रिएक्शन पे ही आएंगे। सबसे पहले हम इसको छोड़ते हैं, एक बार डार्क रिएक्शन को हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, लाइट रिएक्शन की। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट रिएक्शन में क्या है, किस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और कहाँ होगी, बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द साइट ऑफ ग्रीन रिएक्शन, की ग्रीन रिएक्शन। देखो हमें ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में है, ये पूछ रहा है कि उस क्लोरोप्लास्ट में ऐसी पर्टिकुलर क्या लोकेशन है जहाँ क्या प्रेजेंट है, जहाँ लाइट रिएक्शन होती है। तो अकर्स इन स्ट्रोमा, ओ सॉरी ग्रैना, अकर्स इन ग्रैना। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, स्टोमेटा के अंदर, जो ग्रैना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना है वहाँ क्या होती है, वहाँ होती है लाइट रिएक्शन। ठीक है, देखो ग्रैना, देखो लाइट रिएक्शन दिन में कलर्स हैं, तो ग्रीन ग्रैना, तो ग्रैना लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, ग्रैना में। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में है और ग्रैना में होगी। अब देखो हमने 3 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप हमने बात की थी लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टेप हमने बात की थी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और उसी में पढ़ा था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये दोनों इवेंट्स, जो पहली 2 इवेंट्स थी फोटोसिंथेसिस की, वो लाइट रिएक्शन में आती है। देखें क्या क्या कौन कौन सी आती हैं, ये तो पता चल गया लाइट की प्रेजेंस में है और किस में होती, ग्रैना में। इसको ना हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। इस लाइट रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं।
हिल रिएक्शन। अब देखो क्या क्या स्टेप्स होंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन। दूसरा लाइट एनर्जी या हम कहें सोलर एनर्जी, एक फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर, ठीक है। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एक तो क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अब देखो फॉर्मेशन, तुम बात करोगे कि हमने तो वो 3 स्टेप पढ़े थे, उनमें लाइट एनर्जी, ये एसिमिलेटरी पावर तो आया ही नहीं था। केमिकल एनर्जी आया था कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उस केमिकल एनर्जी को ही हम एसिमिलेटरी पावर बोल रहे हैं। और उस एसिमिलेटरी पावर में भी 2 चीज़ें बनेंगी, एक ATP और एक बनेगा NADPH। क्या क्या बनेगा? 2 चीज़ें बनेगी, एक ATP और दूसरा बनेगा NADPH। तीसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, देखो चलो अगर एग्जैक्ट सीक्वेंस में देखें तो हम इनको ऊपर नीचे करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा लाइट की प्रेजेंस में। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, यानी कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल में। एसिमिलेटरी पावर यानी कि क्या चीज? ATP और दूसरा क्या? NADPH। ATP और दूसरा NADPH। और लास्ट है इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हुई? सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वाटर का फोटोलिसिस होगा, ATP NADPH बनेगा जिसको हम एसिमिलेटरी पावर बोल रहे हैं, और ऑक्सीजन इवोल्व होगी। ये चारों की 4 स्टेप्स किसके हैं? ये चारों स्टेप्स जो है हमारी लाइट रिएक्शन के हैं। चारों स्टेप्स किसके हैं? लाइट रिएक्शन के हैं, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप हमें पता है कि लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दूसरे स्टेप को देखते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर को। दूसरे स्टेप को देखते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखो फोटो यानी कि लाइट, लाइट, और लाइसिस यानी कि स्प्लिटिंग, लाइसिस यानी कि स्प्लिटिंग, यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट में। ये इस तरह से होगा 2H2O, जब ये सनलाइट में स्प्लिट करेगा 4 हाइड्रोजन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या है? H2O ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो ऑक्सीजन निकली है, ऑक्सीजन की जो इवोल्यूशन हुई है वो किससे हुई है? CO2 से, वाटर से, किससे? तो CO2 की जो इवोल्यूशन हुई, ऑक्सीजन जो निकली वो ऑक्सीजन H2O से निकलेगी। बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो किससे हुई? ऑक्सीजन वाटर से लिबरेट हुई है। किससे लिबरेट हुई? वाटर से। 2 स्टेप्स हो गए। अब तीसरे की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। अब देखो एसिमिलेटरी पावर क्या है? एसिमिलेटरी पावर, लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो ATP और NADPH। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। देखो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज होगा, जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या होगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनेगा। अब देखो ATP की तो रेस्पिरेशन में भी रिलीज होता है,
लेकिन यहाँ लाइट रिएक्शन में रिलीज हुआ वो डार्क में यूज हो जाएगा। और NADPH एक ATP और दूसरी एसिमिलेटर पावर क्या है NADPH, यानी कि निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। ठीक है, क्या है NADPH, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। देखो ATP और NADPH की फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में, ATP और NADPH की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ये एसिमिलेटरी पावर क्या है, ADP है, ATP है, NADPH है, ये ATP NADPH दोनों हैं, तो वो क्या है ATP और NADPH दोनों। अब देखो NADPH कैसे बना, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन, और उनसे क्या बना NADPH, ये बना NADPH NADP से बना। क्लियर, वो जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन रिलीज हुए थे कहाँ, वाटर के फोटोलिसिस में, वो यहाँ यूज हुए हैं। क्लियर, समझ आया। तो वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन निकल गई, एसिमिलेटरी पावर ATP और NADPH दोनों की फॉर्मेशन हो गई। तो ये सारी हमारी लाइट रिएक्शन है, हमारी नहीं प्लांट्स की ये सारी क्या है लाइट रिएक्शन है, जो किस में हुई ग्रेना के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो है डार्क रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, या हम कहें बायोकेमिकल फेज भी इसको बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं केल्विन साइकिल। अब देखो जो डार्क रिएक्शन है वो टोटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट है। लाइट रिएक्शन में कहीं कोई एंजाइम नहीं पढ़ा हमने, लेकिन डार्क रिएक्शन टोटली एंजाइमेटिक रिएक्शन है। देखो इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस में है बट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या है फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है लाइट की एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइट के एब्सेंस में होगी, लेकिन किस पर डिपेंड करती है, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसको यूज करेगी। लाइट की डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस में नहीं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करेगी, लाइट रिएक्शन के ये प्रोडक्ट को यूज करेगी। और वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है ATP NADPH। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है ATP और NADPH। क्लियर, होगी कहाँ, होगी कहाँ लाइट डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। कहाँ हुई स्ट्रोमा। याद रखना है कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर है। अब देखो 6 मोलिक्यूल CO2 के, यानी कि जो रिडक्शन है CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, अगर हम बात करें क्या होगा इसके अंदर, जो तीसरी इवेंट थी रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, वो किस में है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन है। 6 CO2 प्लस 6 RUBP प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH और एंजाइम होगा रुबिस्को। एंजाइम क्या है रुबिस्को, और इसकी प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6, ये RUBP एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 18
ATP यूज़ हो गया तो 18 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस, तो 6 CO2 6 RUBP, ये एक्सेप्टर होता है RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट। 18 ATP को यूज़ करेगा, 12 NADPH को यूज़ करके किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। इस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को एक बार फिर नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। ओके, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।